नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी काव्य, उससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना होगा। आपका जो ये पेपर है ये कुल 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके तीनों खंडों में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या आपसे पूछा गया है। उसके बाद जो तीनों खंडों में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पहला खंड अ है इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। कुल 10 प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है और 10 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। चलिए देख लेते हैं आपसे क्या क्या इसमें पूछा गया है। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम लिखें। यानी पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न है आल्हा खंड के रचनाकार का नाम लिखें। आल्हा खंड के रचयिता कौन है इनके बारे में आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है। विनय पत्रिका जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया है इसके बारे में आपको बताना है। चौथा प्रश्न है रामचंद्रिका किसकी रचना है। रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखा गया है इसके बारे में आपको बताना है। पांचवा प्रश्न है लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, यह पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा यह पंक्ति लिखा गया है उसके बारे में आपको बताना है। जो छठा प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि बिहारी किस काल के कवि हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं उसके बारे में आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है, किसके द्वारा ब्रह्म राक्षस नामक कविता लिखा गया है उसके बारे में आपको बतानी है। जो आठवां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है इसके बारे में आपको लिखना है। जो 9वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि पद्मावत किसकी रचना है, किसके द्वारा पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा गया है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और जो 10वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि 3 छायावादी कवियों के नाम लिखें। 3 छायावादी कवियों का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब अगला खंड देख लेते हैं। हम लोग अभी सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जान रहे हैं कि किस खंड में आपसे क्या पूछा गया है। अगला खंड ब देख लेते हैं जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और 5 प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें से देना है। इसमें से जो पूछा गया है सबसे पहले दूसरा नंबर प्रश्न, रीति मुक्त काव्य परंपरा पर टिप्पणी लिखें। इन रीति मुक्त काव्य परंपरा क्या है उसके बारे में बताना है, उसकी विशेषताओं के बारे में हल्का फुल्का बताना है, उस पर टिप्पणी लिखना है। 150 से लेकर के 200 शब्दों के बीच आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है इसमें रासो काव्य परंपरा पर आपको टिप्पणी लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि सगुण काव्य परंपरा और निर्गुण काव्य परंपरा का अंतर स्पष्ट करें। यानी सगुण काव्य में और निर्गुण काव्य परंपरा में क्या अंतर है, इसी दोनों में अंतर आपको यहाँ पर बताना है। जो 5वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि छायावाद की विशेषताएं क्या हैं। छायावाद का परिचय देते हुए उसकी विशेषता आपको यहाँ पर लिखना होगा। छठा प्रश्न है कविता में प्रतीक विधान क्या है, तो प्रतीक विधान क्या है उसके बारे में आपको बतानी है। 7वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है और वह हिंदी के किस विधागत अभाव को पूर्ण करती है, तो किसकी रचना है इसके बारे में बतानी है और किस विधागत अभाव को पूर्ण करती है उसके बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर लिखना होगा। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म राक्षस कौन है और किस तरह वह ब्रह्म राक्षस है उसके बारे में आपको लिखना है। 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि कबीर के राम और तुलसी के राम का अंतर स्पष्ट करें। तो इतने प्रश्नों में से आपको केवल 5 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देना है। अब अगला खंड देख लेते हैं, खंड स है और इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और इसमें से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। इसमें जो 10वां प्रश्न पूछा गया है भक्ति आंदोलन के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। यानी भक्ति आंदोलन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उन तत्वों का वर्णन यहाँ पर आपको करना है। जो 11 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध का अंतर स्पष्ट करें। यानी रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा में क्या अंतर है इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। जो 12 नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि सूफी शब्द का क्या अर्थ है और यह किस काव्य परंपरा का बोध कराता है, इसके बारे में भी आपको लिखना होगा। तो 13 नंबर प्रश्न है कि प्रगतिवादी कविता पर प्रकाश डालें। प्रगतिवादी कविता क्या है, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे।
तो पहला जो खंड आपका था वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उसमें पूछा गया था, जिसको खंड अ के नाम से हम जानते हैं। 10 प्रश्न इसमें पूछा गया था, 10 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम लिखें। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। यानी पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था और चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि आल्हा खंड के रचनाकार का नाम लिखें, यानी आल्हा खंड के रचयिता कौन है उनके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आल्हा खंड के रचयिता जगनिक हैं, जगनिक के द्वारा आल्हा खंड लिखा गया था। आल्हा खंड को परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आल्हा और ऊदल के वीरता का वर्णन किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। इन तुलसीदास के द्वारा यह लिखा गया है, जिसमें उन्होंने ब्रज भाषा में विनय के पद लिखे हुए हैं, यानी इसकी रचना ब्रज भाषा में की गई है और इसमें विनय का पद तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और यह एक मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है, यह मुक्तक काव्य है। इतना लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, किसके द्वारा रामचंद्रिका लिखा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में केशव दास द्वारा ब्रज भाषा में की गई थी। इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है। और पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, यह पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि यह कबीरदास के दोहे की पंक्ति है। कबीरदास संत काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं और उन्हीं के द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बिहारी किस काल के कवि हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जो जयसिंह के दरबार में रहते थे और इनके द्वारा बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की गई है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है, किसके द्वारा ब्रह्म राक्षस नामक कविता लिखा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई कविता है, जो एक प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है ब्रह्म राक्षस नामक कविता लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है, किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि यह पंक्ति महादेवी वर्मा की है, जो छायावाद की प्रमुख कवियत्री हैं, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पद्मावत किसकी रचना है, किसके द्वारा पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पद्मावत की रचना 1541 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा अवधी भाषा में की गई थी। ये सूफी काव्य परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। और 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 3 छायावादी कवियों के नाम लिखें। उत्तर में आपको लिखना है कि हिंदी साहित्य में 1918 से लेकर के 1936 तक के समय को छायावाद नाम दिया गया है। इसके 3 प्रमुख कवि इस प्रकार हैं। पहले कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, दूसरे का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तीसरे का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इन तीनों कवियों का नाम लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देखते हैं। अगला खंड ब है, जिसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और 5 प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें देना है। तो 5 प्रश्नों को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। जो दूसरा प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया था वो था रीति मुक्त काव्य परंपरा पर टिप्पणी लिखें। तो रीति मुक्त परंपरा पे हम लोग यहाँ पर टिप्पणी लिखेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे कि रीति मुक्त काव्यधारा रीतिकाल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसका समय लगभग 17वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी है। इस धारा के कवियों ने रीति ग्रंथों की परिपाटी का बंधन स्वीकार नहीं किया है, यानी जिस प्रकार से बंधन रीतिबद्ध कवियों ने स्वीकार किया था उस तरीके का बंधन इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के नियमों से मुक्त होकर स्वच्छंद प्रेम और व्यक्तिगत अनुभूतियों को अपनी कविता का आधार बनाया है।
घनानंद बोधा, आलम, ठाकुर, दिग्विजयदेव, ये सभी इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन सी इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है, अब उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। पहली विशेषता है स्वच्छंद प्रेम का चित्रण, यानी इन कवियों के द्वारा स्वच्छंद प्रेम का चित्रण अपने कविता में किया गया है। यह धारा प्रेम की पीर, मादकता और गहराई को सहज उन्मुक्त रूप से व्यक्त करती है। इसमें आत्माभिव्यक्ति की प्रधानता है, यानी कवि अपने प्रेम का ही चित्रण अपनी कविता में करता है। दूसरी विशेषता है भावनात्मकता और मार्मिकता, यानी इन कवियों की जो कविताएं हैं अत्यंत भावनात्मक हैं और मार्मिक हैं। कविताएं हृदय की सच्ची और गहरी भावनाओं से ओतप्रोत हैं जो अत्यंत मार्मिक बनाती हैं। तीसरी विशेषता है कला पक्ष पर भाव पक्ष की प्रधानता, यानी जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं वो भाव पक्ष पर अधिक बल देते हैं, कला पक्ष पर उतना बल नहीं देते हैं। इन कवियों ने अलंकरण या शास्त्रीयता की अपेक्षा भावों की सच्चाई पर अधिक बल दिया है, इन भाव पक्ष को इनके द्वारा ज्यादा महत्व दिया गया है। अगली विशेषता है भाषा की सरलता और प्रवाहमयता, यानी इनकी भाषा में साहित्यिक ब्रज भाषा का माधुर्य और सहज प्रवाह मिलता है। बहुत ज्यादा अलंकारिक इनकी भाषा नहीं है, उसमें प्रवाह बहुत अच्छा है और भाषा सरल है जो भावों को जो है छूती है। अंत में लिखेंगे कि यह धारा हिंदी साहित्य में प्रेम की निजी अभिव्यक्ति और कलागत स्वच्छंदता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करती है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो तीसरा प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि रासो काव्य परंपरा पर टिप्पणी लिखें। तो रासो काव्य परंपरा क्या है उसके बारे में आपको टिप्पणी यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि रासो साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण अंश है। आदिकाल में राजा और सामंतों के दरबार में कोई न कोई कवि होता था जिसे राजाश्रित और चारण कवि कहा गया है। इन राजाश्रित और चारण कवियों के द्वारा लिखे गए साहित्य को रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। यानी आदिकाल में जो राजा थे, राजा के दरबार में कवि रहते थे, उन्हीं कवियों को जो है चारण कवि कहा जाता था। उन कवियों के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसी को रासो साहित्य के नाम से और उनके परंपरा को रासो काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है। रासो काव्य धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला नाम चंद्रबरदाई है जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। नरपत नाल के द्वारा बिसल देव रासो लिखा गया है। दलपत विजय के द्वारा खुमाड़ रासो लिखा गया है। जगनिक के द्वारा आलाखंड यानी कि परमाल रासो लिखा गया है। अब देख लेते हैं कि इस काव्य परंपरा की विशेषता कौन कौन सी है। पहली विशेषता है वीर रस की प्रधानता, यानी इनके रचनाओं में वीर रस की प्रधानता पाई जाती है क्योंकि ये जिस राजा के दरबार में रहते थे उसकी वीरता का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। इनमें राजाओं के युद्धों का ओजपूर्ण वर्णन मिलता है। दूसरी जो विशेषता है वो है ऐतिहासिकता में संदेह, क्योंकि अपने रचनाओं में इनके द्वारा इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए इसकी ऐतिहासिकता में संदेह किया जाता है। कथाएं अतिशयोक्तिपूर्ण होने के कारण इनकी ऐतिहासिकता प्रामाणिकता विवादित है, यानी इस पे कोई विश्वास नहीं करता है। अगली जो विशेषता है वो है युद्धों का सजीव चित्रण, यानी इनके द्वारा अपने राजा की लड़ाई और दूसरे प्रतिद्वंदी राजा के लड़ाइयों का चित्रण किया गया है। लड़ाइयों का वर्णन ऐसा है जैसे कवि स्वयं वहां उपस्थित रहा हो, उपस्थित रह करके देख रहा हो और उसका वर्णन कर रहा हो। इन युद्धों का सजीव चित्रण इनके कविता में पाया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है श्रृंगार रस का समावेश, यानी युद्ध के साथ साथ प्रेम प्रसंगों का चित्रण भी इनके द्वारा किया गया है, इसलिए इनकी कविता में श्रृंगार रस भी पाया जाता है। अगली जो विशेषता है विविध छंदों का प्रयोग, यानी इनके द्वारा कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, कवित्व हो गया, छप्पय हो गया। इस प्रकार से कई छंदों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। राजस्थान की अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा पिंगल और राजस्थानी मिश्रित को डिंगल का मेल कहा जाता है, डिंगल उसको कहा जाता है, और इसी भाषा का प्रयोग इनके द्वारा अपनी रचना में किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सगुण काव्य और निर्गुण काव्य परंपरा का अंतर स्पष्ट करें, यानी सगुण काव्य में क्या अंतर है और निर्गुण काव्य दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि सगुण और निर्गुण काव्य धारा भक्ति काल की दो प्रमुख काव्य धाराएं हैं। भक्ति काल की ये दोनों प्रमुख धाराएं
ईश्वर की परिकल्पना को अलग अलग दृष्टिकोण से देखती हैं। यानी ईश्वर की जो परिकल्पना है इन दोनों काव्य धाराओं के द्वारा अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। सगुण धारा के कवि तुलसीदास और सूरदास हैं और निर्गुण धारा के जो कवि हैं वो कबीरदास और जयसिंह हैं। दोनों काव्य धारा में अंतर निम्नलिखित है। अब एक एक करके दोनों काव्य धाराओं का अंतर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। पहला जो अंतर है वो ईश्वर के स्वरूप को लेकर के है। सगुण काव्य धारा में ईश्वर साकार रूप में माना जाता है, जिसकी निश्चित रूप है, जिनके पास गुण है, जो लीला करते हैं। इसके विपरीत जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें ईश्वर को निराकार रूप में माना जाता है, जो अव्यक्त है, सर्वव्यापी है। यानी ईश्वर का जो स्वरूप सगुण काव्य धारा में है वो साकार है और निर्गुण काव्य धारा में निराकार है। अगला जो अंतर है वो उपासना पद्धति में है। यानी सगुण भक्ति में बाह्य कर्म कांडों जैसे मूर्ति पूजा हो गया, तीर्थ यात्रा हो गया, मंदिरों में दर्शन हो गया, इसको महत्व दिया जाता है। जबकि निर्गुण भक्ति में आंतरिक ज्ञान साधना, योग साधना और हृदय की शुद्धता को सच्ची उपासना माना जाता है। निर्गुण कवि जैसे कबीर हो गए, बाह्य आडंबरों का इनके द्वारा विरोध किया गया है। अगला जो अंतर है वो भक्ति का आधार है। सगुण काव्य जो है वो रागात्मक भक्ति पर आधारित है, जहां भक्त और भगवान के बीच दास्य भाव की भक्ति पाई जाती है, सख्य भाव की भक्ति पाई जाती है, माधुर्य भक्ति की भक्ति पाई जाती है। इसके विपरीत जो है निर्गुण काव्य जो है ज्ञान मार्ग या प्रेम मार्ग पर आधारित है, जो आत्मा के परमात्मा के मिलन पर जोर देता है। यानी भक्त के आधार पर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। अगला जो अंतर है वो ब्रह्म और जगत को लेकर के है। सगुण काव्य धारा में द्वैत भाव होता है, जहां ईश्वर जो है स्वामी होता है और जो भक्त होता है वो सेवक होता है, और दोनों को अलग अलग माना जाता है, और जगत को ईश्वर की लीला माना जाता है यहाँ पर। लेकिन निर्गुण काव्य धारा में अद्वैत का दर्शन अनुसरण करती है। यह निर्गुण काव्य धारा अद्वैत दर्शन पर आधारित है, जहां ब्रह्म सत्य है और आत्मा परमात्मा एक ही हैं। जगत को मायावी या मिथ्या समझा जाता है या माया समझा जाता है। तो इतना अंतर आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 5 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि छायावाद की विशेषता क्या है। छायावाद की विशेषता के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की एक प्रमुख काव्यधारा है, जिसका समय 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। यह मुख्य रूप से स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जिसमें कविता ने व्यक्तिगत प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, रहस्यात्मकता और कल्पना की उड़ान को अपना विषय बनाया। इस धारा के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं। इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अब एक एक करके इस काव्यधारा की विशेषताओं को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहली विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता। यानी कवि अपने व्यक्तिगत जीवन की घटना को अपने कविता में लिखता है। कवि की व्यक्तिगत अनुभूति और भावनाओं की अभिव्यक्ति कविता में मिलती है। जो दूसरी विशेषता वो है प्रकृति का मानवीकरण। यानी प्रकृति का ऐसा वर्णन इस युग की कविता में किया गया है कि हमको मनुष्य के रूप में दिखाई देती है, चेतन सत्ता के रूप में वो हमको नजर आती है। प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि न मानकर उसे सचेतन सत्ता और मानव सहचरी के रूप में चित्रित किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है श्रृंगार और प्रेम भावना। प्रेम का वर्णन अत्यंत सूक्ष्मता और आध्यात्मिकता के साथ यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर जो प्रेम है वो समर्पण की भावना पर आधारित है, शरीरी प्रेम नहीं है, काल्पनिक प्रेम है। एक तरीके से प्लूटोनिक प्रेम इसको कहा जाता है, जहाँ केवल समर्पण की भावना होती है, मिलन की आकांक्षा इसमें नहीं होती है। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता है रहस्यवाद। यानी छायावादी कविता में रहस्यवाद भी पाया जाता है। अलौकिक सत्ता जैसे ईश्वर हो गए, उनके प्रति जिज्ञासा का भाव यहाँ पर पाया जाता है। प्रेम और विरह की भावना का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है कल्पना की प्रचुरता। ऐसा माना जाता है कि कल्पना जो है छायावादी कविता की प्राण है। काल्पनिक इस युग के कवि हैं और कल्पना के द्वारा ही अपनी कविता को इनके द्वारा लिखा गया है। यथार्थ से दूर कल्पना प्रधान सौंदर्य की सृष्टि इस युग में कवियों के द्वारा किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है सौंदर्य चित्रण। यहाँ प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण है। नारी के आंतरिक और बाह्य सौंदर्य का सूक्ष्म अंकन यहाँ पर किया गया है। यानी प्रकृति और स्त्री दोनों के सौंदर्य का वर्णन इस युग की कविता में किया गया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि कबीर और तुलसी के राम में अंतर स्पष्ट करें। कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है, इसमें आपको लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि कबीर और तुलसीदास दोनों भक्ति काल के महान कवि हैं, लेकिन उनके राम की अवधारणा में मौलिक अंतर निम्नलिखित है। इन दोनों के राम में अंतर है जो निम्नलिखित है। एक एक करके हम लोग उस अंतर को समझेंगे। पहला अंतर है, कबीर के जो राम है निर्गुण और निराकार ब्रह्म हैं, वे जन्म मृत्यु से रहित सर्वव्यापी आध्यात्मिक चेतना हैं। लेकिन तुलसी के राम सगुण और साकार ईश्वर है, वे अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरा अंतर है, कबीर के राम ज्ञान मार्ग और योग के माध्यम से हृदय में प्राप्त होते हैं, लेकिन तुलसी के राम भक्ति मार्ग जैसे दास्य भाव की भक्ति हो गई, प्रेम और सेवा से प्राप्त होते हैं। यानी कबीर के राम ज्ञान से प्राप्त होते हैं और तुलसी के राम जो है भक्ति से प्राप्त होते हैं। तीसरा अंतर है, कबीर के राम सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों और जाति पाति के भेदभाव पर प्रहार करने का माध्यम है, लेकिन तुलसी के राम जो हैं वो मर्यादा, आदर्श राज्य और पारिवारिक मूल्यों की स्थापना करने वाले अवतार हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा अंतर देख लेते हैं। चौथा अंतर है, कबीर के राम उनका कोई निश्चित चरित्र या लीला नहीं है, वे केवल एक अनाम अविनाशी सत्ता हैं, लेकिन तुलसी के राम का विस्तृत चरित्र है। वे पति हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, राजा हैं, इन सभी रूपों में उनके द्वारा लीलाएं की गई हैं। पांचवा अंतर है, कबीर के राम उनसे भक्त का संबंध गुरु शिष्य आत्मा परमात्मा का संबंध है, लेकिन तुलसी के राम जो हैं उस स्वामी और सेवक का भाव है। यानी तुलसी के राम और भक्त में स्वामी और सेवक का भाव दिखाई पड़ता है। इन अंतरों के कारण ही कबीर को निर्गुण संत का विधारा का और तुलसीदास को सगुण राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले खंड को सॉल्व करेंगे हम लोग। अगला खंड 100 है, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। 2 प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर हमको इसमें देना है। चलिए, जो 10वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। यानी भक्ति आंदोलन में कौन कौन से तत्व हैं, उन्हीं तत्वों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से तत्व हैं। उत्तर में आप लिखेंगे कि भक्ति आंदोलन मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में पनपा एक महान धार्मिक सामाजिक आंदोलन था, जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण पर जोर दिया। यानी यह मध्यकाल का आंदोलन था जो भारतीय उपमहाद्वीप या कहे कि एशिया उपमहाद्वीप में पनपा हुआ था। इसके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। एक एक करके इसके तत्वों के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। पहला तत्व है ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण। यानी भक्ति आंदोलन जो है यहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम पाया जाता है और समर्पण की भावना पाई जाती है। यह आंदोलन ज्ञान या कर्मकांडों के बजाय भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य और सरल साधन मानता था। भक्त और भगवान के बीच का संबंध व्यक्तिगत, सीधा और भावनात्मक होता था, जिसमें भक्त विभिन्न भावों जैसे दास भाव से, सखा भाव से, प्रेमी भाव से, माता पिता के भाव से ईश्वर की आराधना करते थे। तो पहला तत्व हो गया ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण। भक्ति आंदोलन का जो दूसरा तत्व है वो है गुरु का महत्व। यानी गुरु को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम और मार्गदर्शक भक्ति आंदोलन में माना गया है। भक्तों का मानना था कि गुरु के बिना ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। गुरु ही शिष्य को अज्ञानता से मुक्ति दिलाकर सत्य का मार्ग दिखाते हैं। भक्ति आंदोलन का जो अगला तत्व है वो है मानव समानता और जाति प्रथा का खंडन। यानी भक्ति आंदोलन में समानता पर विश्वास किया गया है और जाति प्रथा का खंडन यहाँ पर किया गया है। भक्ति आंदोलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक समानता था। भक्तों ने जाति, पंथ, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। कबीर, रैदास, नानक देव जैसे संतों ने जाति प्रथा और छुआछूत की कड़ी आलोचना की है। भक्ति आंदोलन का जो अगला तत्व है वो है कर्मकांडों और बाहरी आडंबरों का विरोध। भक्त संतों ने मूर्ति पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा, स्नान आदि जैसे बाहरी कर्मकांडों और रीति रिवाजों की निरर्थकता पर बल दिया है। उन्होंने जोर दिया कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करते हैं, इसलिए आंतरिक शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन का जो अगला तत्व है
वह लोक भाषाओं का प्रयोग, यानी यहाँ पर उच्च वर्ग की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ऐसे भाषा का प्रयोग किया गया जो आम जनता बोलती है। भक्ति आंदोलन ने संस्कृत को छोड़कर आम लोगों द्वारा बोले जाने वाली स्थानीय भाषाओं जैसे हिंदी में अवधी, ब्रज, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, इसमें अपना उपदेश दिया गया। इनके द्वारा अपनी रचनाओं का माध्यम इन सभी भाषाओं को बनाया गया। इससे धार्मिक ज्ञान सरल और सुलभ हो गया और आंदोलन जन जन तक फैल सका, यानी भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार इससे आसान हो गया। अगला जो तत्व है वो है निर्गुण और सगुण धाराएं, यानी भक्ति आंदोलन जब आता है तो दो धारा अपने साथ लेकर के आता है, एक है निर्गुण काव्य धारा, दूसरा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर का जो स्वरूप है निर्गुण और निराकार है। सगुण काव्य धारा में ईश्वर जो है अवतार लेते हैं, उनके भीतर कुछ गुण होते हैं, यानी वो मानव के रूप में अवतार लेते हैं, जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गए, ये सभी जो है सगुण काव्य धारा में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो तत्व है वो है सहिष्णुता और समन्वय, यानी भक्ति आंदोलन का जो अगला तत्व है वो है सहिष्णुता की भावना और समन्वय का भाव। भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने दोनों धर्मों की अच्छी बातों को अपनाया और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश दिया। अंत में लिखेंगे कि ये तत्व सामूहिक रूप से भक्ति आंदोलन को मध्यकालीन भारत में एक क्रांतिकारी धार्मिक और सामाजिक सुधारवादी शक्ति बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है 13 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता पर प्रकाश डालें। प्रगतिवादी कविता क्या है और उसकी विशेषताओं के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक के समय को प्रगतिवाद नाम दिया गया है। इस युग के कवियों ने मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाकर कविताएं लिखी हैं। इनकी कविता समाज को अधिक महत्व देती है तथा शोषितों और वंचितों के प्रति सहानुभूति रखती है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन आदि इस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। अब इसकी विशेषताओं का अध्ययन हम लोग करेंगे। विशेषताओं का अध्ययन हम लोग दो भागों में बांट करके करेंगे, एक है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। तो पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषता देखते हैं। इसमें जो पहली विशेषता है वो है मार्क्सवादी विचारधारा, यानी प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। वे साम्यवाद में विश्वास रखते हैं और हिंसक क्रांति के द्वारा पूंजीवाद को समाप्त करना चाहते हैं। वे क्रांतिकारियों को आदर की दृष्टि से देखते हैं। मुक्तिबोध ने लिखा है कि लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम, यानी जो लाल क्रांति के लिए लड़ रहे हैं, जो साम्यवाद के लिए लड़ रहे हैं, उनको और उनके स्त्री पुरुषों को मुक्तिबोध के द्वारा सलाम किया जा रहा है। दूसरी विशेषता है यथार्थवाद, यानी प्रगतिवादी कवि जो है अपने कविता में यथार्थवाद का चित्रण करता है, सच्चाई का वर्णन उनके द्वारा किया गया है, इसीलिए भूख को ये सर्वाधिक ज्यादा महत्व देते हैं। और नागार्जुन ने लिखा है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, यानी अकाल के बाद जब घर में दाना आता है तो किस प्रकार से लोगों के मन में प्रसन्नता छा जाती है, उसी का चित्रण यहाँ पर किया गया है। अगली जो विशेषता है वो है शोषितों के प्रति सहानुभूत, यानी प्रगतिवादी जो काव्यधारा है वो मजदूरों के प्रति, किसानों के प्रति और अन्य शोषित वर्गों के प्रति दया और करुणा का भाव जो है रखता है। इनका मानना है कि इसी वर्ग में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की शक्ति है। केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। यहाँ मजदूरों की बात की जा रही है और मजदूरों के प्रति सहानुभूति का भाव यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगली जो विशेषता है वो है पूंजीवाद का विरोध, यानी प्रगतिवादी काव्यधारा के द्वारा पूंजीवाद का विरोध किया गया है। पूंजीवाद को एक घृणा के दृष्टि से देखते हैं और उनके आक्रोश का जो केंद्र बिंदु है वो पूंजीवादी व्यवस्था ही माना जाता है। इनका मानना है कि पूंजीपति सारे संपत्ति को हड़प कर बैठा है और मजदूरों का शोषण कर रहा है, इसी कारण प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद का विरोध करते हैं। मुक्तिबोध ने लिखा है कि तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ, यानी ये पूरी तरीके से उसको मरण मानते हैं, मृत्यु के समान मानते हैं, खाली मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं और पूरी तरीके से उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। अगली जो विशेषता है वो है राजनीतिक चेतना,
यानी प्रगतिवादी कवि राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि उनके भीतर की विसंगतियों का उजागर कर उस पर व्यंग करते हैं। उनका मानना है कि उदारवादी लोकतंत्र शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करता है और इसीलिए नागार्जुन ने लिखा है कि खादी ने मलमल ने चुप चुप साठ गांठ कर डाली है, बिरला टाटा डाल मियाँ को 30 दिन दिवाली है। इनके कहने का आशय है कि जो हमारे पूंजीपति हैं और जो हमारे राजनेता हैं वो आपस में 60 गांठ किए हुए हैं, दोनों ने गठबंधन कर लिया है। अगली जो विशेषता है वह सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन, यानी ये समाज में परिवर्तन चाहते हैं। प्रगतिवादी कवि जो है सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहता है। उसके अनुसार यह बदलाव संघर्ष क्रांति के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए दिनकर ने लिखा है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यानी यह जो बदलाव है, यह जो परिवर्तन है, ये जनता के आने से हो सकती है, मजदूरों के आने से ही हो सकती है, शोषित और वंचित वर्ग के आने से ही हो सकती है। अब हम लोग शिल्प पक्ष की विशेषताओं को देखेंगे और शिल्प पक्ष की जो पहली विशेषता है वो है काव्य रूप। यदि प्रगतिवादी कविता संघर्ष की कविता है, इसलिए इसका जो स्वरूप है वो प्रबंधात्मक नहीं है। इस युग में मुक्तक काव्य और लंबे कविताओं की प्रधानता है, यानी इस युग में मुक्तक काव्य लिखे गए हैं और लंबी कविताओं की रचना इस युग में की गई है। दूसरा विशेषता है भाषा। प्रगतिवादी कविता की भाषा जो है खड़ी बोली है, खड़ी बोली में ही कविता लिखा गया है, लेकिन यह जन सामान्य की बोली है जो आम जनता आपस में बातचीत करने में प्रयोग करती है, उसी भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तत्सम शब्दों की प्रधानता यहाँ पर नहीं है, जबकि देशज शब्दों की प्रधानता आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगली जो विशेषता है बिंब एवं प्रतीक। प्रगतिवादी काव्य में बिंब एवं प्रतीक का प्रयोग बहुत कम किया गया है। ये प्रतीकों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर भी इनका प्रयोग मिलता है सामान्य बिंब ही है, लोक जीवन से जुड़े हुए बिंब यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपको अगर पेपर मिलता है, आपका पेपर हो जाता है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।